हेलो मेरी HIV पॉजिटिव फैमिली। आज हम बात करेंगे EBT 101 की क्लिनिकल ट्रायल्स की। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी EBT 101 की प्री क्लिनिकल या एनिमल स्टडीज की। अगर हम ह्यूमन ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इनके रिजल्ट्स अभी तक जो आए हैं वो उतने ही एनकरेजिंग हैं जितने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के थे। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमें परमिशन मिली थी 2021 में। 2021 में एक्सीजन बायोथेराप्यूटिक्स को FDA ने EBT 101 को ह्यूमन HIV रिसर्च के लिए ट्राई करने की परमिशन दी थी। यानी एक्सीजन बायोथेराप्यूटिक्स को परमिशन मिली थी कि वो EBT 101 के क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। परमिशन किसने दी थी? FDA ने। उसके बाद जुलाई 2023 में FDA ने EBT को फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन दी। फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन मतलब इसकी रिसर्च थोड़ी फास्ट पेस पे चलेगी और इसको क्लियरेंस जल्दी मिलेगी। अगर ये ड्रग सक्सेसफुल होती है तो इसको मार्केट में आने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना यूजुअली ड्रग्स को लगता है। अब मैं आपसे सीधा फेज 1 ट्रायल की बात करती हूँ। फेज 1 फेज 2 इज अंडर प्रोसेस और इसके जो ये रिसर्च चलेगी इसके रिजल्ट्स हमें एक्सपेक्टेड है मार्च 2025 के बाद। मार्च 2025 के बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद अगर इसको अप्रूवल मिलती है तो प्रोडक्शन वगैरह लगा के हम लोग 2025 के एंड या 26 में ये ड्रग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रिसर्च की कैसे गई, स्टार्ट कैसे किया गया? सबसे पहले इसमें कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए 9 मेल पेशेंट सिलेक्ट किए गए जो क्रॉनिक HIV-1 के पेशेंट्स थे, क्योंकि 95% केसेस में HIV-1। सो क्रॉनिक HIV-1 के स्टेबल पेशेंट्स 9 लिए गए जो लॉन्ग टर्म से ART खा रहे हैं, जिनका वायरल लोड सप्रेस्ड है, जिनका CD4 500 से ऊपर है, जिनकी एज 18 to 17 ईयर्स के बीच में है और जिनका वेट 45 to 90 kg के बीच में है। तो मैक्सिमम पेशेंट्स इस ग्रुप में आते हैं, यानी कि 18 to 70 इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ एज और वेट अगर हम लें तो 45 to 90 kg बहुत बड़ा बैंड है, इसमें बहुत पेशेंट्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने ए वायरेमिक पेशेंट्स लिए हैं जिनका वायरल लोड जो है वो टारगेट नॉट डिटेक्टेड है, यानी उन्होंने ART अच्छे से ली है और ART के अच्छे रिजल्ट्स उनमें है। पिछले कुछ समय में उनकी ड्रग्स चेंज नहीं की गई हैं ART में और कोई मेजर OI उनमें नहीं है। तो ऐसे 9 पेशेंट सिलेक्ट किए गए। ऐसे 9 पेशेंट्स को जो EBT दी जाती है वो इंट्रावीनसली दी जाती है। तो जब इनकी स्टडी की गई तो इनके कोहोर्ट बने, यानी कि ग्रुप्स बने और इनको 3 ग्रुप्स में EBT 101 दी जाएगी या कुछ पेशेंट्स को दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये 3 कोहोर्ट्स में यानी 3 के पेशेंट्स में 3 अलग अलग डोजेस EBT की दी जाएंगी और EBT देने से एक दिन पहले डेक्सामेथासोन स्टार्ट किया जाएगा, स्टीरॉयड, और वो डेक्सामेथासोन 7 दिन तक दिया जाएगा, यानी एक दिन EBT से पहले, एक दिन EBT वाला दिन और 5 दिन और। ये स्टीरॉयड किसी भी मेजर साइड इफेक्ट से बचने के लिए दिया जा रहा है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कुछ भी ऐसा ना हो और हम वो डिटेक्ट कर पाए। अब ये एलिजिबिलिटी के बाद जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता लग गया कि हमने इंट्रावीनस देना है और इंट्रावीनस देना है तो हमने साथ में स्टीरॉयड देने हैं और इसकी 3 डोजेज हैं, 3 अलग अलग कोहार्ट्स में हम ये 3 डोजेस देंगे और उसके बाद आएगा ART इंटरप्शन, यानी कि ART को रोक के देखा जाएगा कि हमारा जो EBT है इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब हमने EBT दे दी, स्टीरॉयड देने के बाद स्टीरॉयड भी बंद कर दिया और फिर हमने ART इंटरप्शंस भी बंद कर दी। अब हमें देखना क्या है? हमें देखना ये है कि एक तो इंसिडेंस और सिवियरिटी कितनी है साइड इफेक्ट्स की, एक EBT देने के बाद वायरल लोड सप्रेशन सस्टेन है कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो वायरल लोड उसका सप्रेस था हम उसको सस्टेन कर रहे हैं, वो बढ़ तो नहीं रहा, वायरल लोड रीबाउंड तो नहीं हो रहा, कुछ देर बाद जाके हम उसको सस्टेन ना कर पाए, वायरल लोड बढ़ने लग जाए तो फिर EBT के रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे नहीं हैं।
और फिर हमने ये भी देखना है कि उसके CD4 में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही है, जैसे CD4 उसका बढ़ रहा है या स्टेबल है, कम तो नहीं हो रहा। तो ये एंड पॉइंट्स थे जो रिसर्चर्स जो स्टडी कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल्स उन्होंने देखने थे। तो 9 लोगों को लिया गया इस एज ग्रुप में इन क्राइटेरियाज पे, और इस तरह उनको स्टीरॉयड के साथ EBT दी गई और उनके रिजल्ट्स फॉलो अप हो रहे हैं। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट के बाद ART इंटरप्शंस दी जाएंगी और उनका 48 वीक्स तक फॉलो अप किया जाएगा, उनका वायरल लोड किया जाएगा, CD4 किया जाएगा और उनका प्रॉपर उनका फॉलो अप किया जाएगा। और ये 48 वीक्स वाला एक विंग है और एक विंग है जो उनको 15 ईयर्स तक फॉलो करेगी। लॉन्ग टर्म फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका ये हरगिज ही मतलब नहीं है कि 15 साल बाद ड्रग आएगी। ड्रग के रिजल्ट्स जो हैं ये US में मल्टीपल साइट्स पे ये स्टडी चल रही है और इसके रिजल्ट्स हमें मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं इनके जो कुछ पेशेंट्स के मोस्ट रीसेंट डाटा फ्रॉम द ट्रायल्स फ्रॉम द फर्स्ट 3 ट्रीटेड पेशेंट्स वर रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2023, यानी कि अक्टूबर 2023 को 3 सबसे पहले EBT से जो पेशेंट्स को ट्रीट किया गया उनका जो डाटा था वो रिलीज किया गया यूरोपियन सोसाइटी ऑफ जीन एंड सेल थेरेपी। इसमें जो फर्स्ट 3 पेशेंट्स ट्रीट किए गए थे उनका क्या हमें अभी तक रिजल्ट मिला है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स थे कोहोर्ट A में, उनमें वो जो दे वर ट्रीटेड सेफली उनका ट्रीटमेंट किया गया। कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट उनके ट्रीटमेंट में नहीं था जिसके कारण हमें उनका ट्रीटमेंट रोकना पड़ा हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं नवीरापीन से या कई ड्रग्स से, स्टीवन जॉनसन्स या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं कि हम ड्रग दोबारा रीचैलेंज भी नहीं कर सकते। ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, हम वो ड्रग दोबारा देने की सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक उस कोहोर्ट में EBT 10 से नहीं मिला था। 4 माइल्ड एडवर्स इफेक्ट्स थे जो अपने आप रिजॉल्व कर गए। 12 और माइल्ड साइड इफेक्ट्स थे जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ा और वो खुद ठीक हो गए। 2 पार्टिसिपेंट्स का ट्रांजिएंट OTPT इंक्रीज हुआ था, यानी कि उनके लिवर पे थोड़ा सा ट्रांजिएंट इफेक्ट था जो कि ठीक हो गया। तो कोई भी मेजर ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई जिसने हमारे EBT को, हमारे एक होप को कोई सेटबैक दिया। तो वो जो पहले कोहोर्ट के 3 पेशेंट्स का डाटा था वो एनकरेजिंग था और ये बहुत अच्छी बात है कि एनिमल स्टडीज के डाटा जितने एनकरेजिंग थे, फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ 3 पेशेंट्स ओनली दो द डाटा वाज रियली गुड। पहले 3 पेशेंट्स की रिसर्च सबसे मुश्किल रही होगी, उनके बाद जो अगले कोहोर्ट के पेशेंट्स होंगे उनको वैसे ही थोड़ा हौसला हो गया होगा। तो ये अब EBT उनके ब्लड में, ये जो 3 पेशेंट्स थे हमारे, 4 हफ्ते बाद भी उनके ब्लड में EBT डिटेक्ट हो गई और एक्सीजन थेराप्यूटिक्स जो है ये 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स हमें 2024 में दे देंगे। तो अभी तक तो मुझको EBT की क्लिनिकल स्टडीज के बारे में इतना ही पता लगा है, पर जो भी पता लगा है आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई एम होपफुल कि हमें जल्द एक फंक्शनल क्योर HIV का तो मिल ही जाएगा। हमने कभी फंक्शनल क्योर के बारे में भी अभी नहीं सोचा था। फंक्शनल मिलेगा तो स्टेरलाइजिंग भी मिलेगा। होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इससे हमें एक ये बात भी पता लगती है कि EBT के रिजल्ट्स भी उन लोगों पे ज़्यादा अच्छे होंगे जो रेगुलर ART ले रहे होंगे, जिनके वायरल लोड जो है वो टारगेट नॉट डिटेक्टेड होगा या वायरल लोड कम होगा और जिनका CD4 हाई होगा। यानी कि EBT की स्टडीज भी हमें ये बताती हैं कि ART कंसिस्टेंटली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ART HIV पेशेंट्स के लिए अमृत की तरह है। इसको आप बिल्कुल एक दिन भी भूले बिना रेगुलरली लें। अलार्म सेट करें, घर में किसी की ड्यूटी लगाएं, खुद रिमाइंड करें। 21 दिन बाद कोई भी बात आपकी आदत बन जाती है तो आपकी दवा में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन के लिए। सोशल, इकोनॉमिकल, किसी भी फैमिली रीजन के कारण आपकी दवा मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो और अच्छे रिजल्ट्स हैं हम उनके लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन सकें। So take care. Let's fight back with HIV. Stam Jeevam Shraddha. God bless you.